स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वन संसाधन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम मेनली वनों के प्रकार और वन क्या होते हैं और उनको किस आधार पर विभाजित किया गया है, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे डिस्कस करेंगे कि वनों का महत्व क्या है और भारत में वर्तमान में वनों की स्थिति क्या समस्याएं हैं जिसके कारण वर्तमान में वनों के ऊपर जो संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उनके कारणों का हम अध्ययन करेंगे और उसके क्या समाधान भविष्य में हो सकते हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत भारत के जो संविधान है, हम कह सकते हैं जो भारतीय सरकार द्वारा जो वन नीति घोषित की गई है, उस वन नीति का भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हम पिछले जो लेक्चर है उसमें हम पहुंच चुके थे कि वनों का जो प्रकार है वो किस आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पर हमने वन के दो आधार पर प्रकार देखे थे। एक तो हमने देखा था कि जो वन होते हैं इनका जो है मेनली पहला प्रकार है प्राकृतिक आधार पर, और दूसरा है हमारा जो हमने देखा था सरकारी आधार पर। सरकारी आधार पर वनों के तीन भाग होते हैं, जिसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। हमने इनको तीन भागों में बांटा था। और वहीं प्राकृतिक आधार पर हमने किसी भी स्थान विशेष की जो जलवायु है, उन जलवायु दशाओं के आधार पर जो वनों का जो प्रकार था उसको हमने देखा था, जिसमें सदाबहार वन, मानसूनी वन, यानी कि इसमें जो वनों का प्रकार था उसमें वर्षा की मात्रा, वहाँ की जलवायु दशाएं, आर्द्रता और वनों के जो विभिन्न प्रकार की जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनके प्रकार के आधार पर हमने इनको विभाजित किया था। और आज भी हम इसी टॉपिक को आगे के क्रम में बढ़ाते हुए देखेंगे कि भारत में जो वन संपत्ति है उसकी विशेषता क्या है, और साथ ही भारत में जो वन उत्पादन है इससे हमें क्या प्राप्त होता है, क्या इसका हमें फ़ायदा है। तो वो जो वनों से वस्तुएं प्राप्त होती है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है मुख्य वन वस्तुएं, दूसरा है सहायक वन वस्तुएं। मुख्य वन वस्तुओं में वो सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो हमें सीधे तौर पर वनों से प्राप्त होती है और जो हमारे लिए जो इकोनॉमी है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, उसमें सीधा उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्य वन वस्तुओं में अगर हम देखें तो आम है, सागवान के वृक्ष हैं, चंदन के वृक्ष हैं, सुंदरी है, हल्दू है, सनोवर है, ये सब चीज़ें मुख्य वन वस्तुओं में, मुख्य वन उत्पादों में सम्मिलित है। वहीं अगर हम सहायक वन वस्तुओं से बात करें तो इसके साथ ही हमें बांस, बेत, लाख, गोंद, रबड़, चमड़ा, यानी कि जो छोटे छोटे जो उत्पाद हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में या फिर अर्थव्यवस्था के या बाजार में किसी भी अप्रत्यक्ष रूप से इनका कोई ना कोई योगदान है, तो ऐसे वन उत्पादों को हम बोलेंगे सहायक वन उत्पाद या सहायक वन वस्तुएं। भारतीय वन संपत्ति की अगर विशेषताओं की अगर हम बात करें तो भारत में जो वन संपत्ति है उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 19.45% भाग है, यानी कि जो वन संपदा है वो कितना है, 19.45% भाग है। और यह जो भाग है विश्व के क्षेत्र का मात्र 1.7% है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में वन संपदा का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है, और यही कारण है कि भारत में वर्तमान में वनों की जो है प्रतिशत है उस पर बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। आज अगर हम इन विशेषताओं की बात करें कि भारतीय वन क्या अपनी विशेषता रखते हैं, तो उनमें पहली विशेषता है कि भारत के जो है वन संपत्ति है वो बहुत ही कम क्षेत्रफल रखती है कुल भूमि का। साथ ही भारत में जो प्रति व्यक्ति क्षेत्र है वो 11 हेक्टेयर है मात्र, यानी प्रति व्यक्ति जो वन क्षेत्र आता है वह 11 हेक्टेयर के आसपास आता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, यानी कि वनों में जो है विविधता पाई जाती है, इनमें कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ वनों का वितरण एक समान नहीं है, यानी वितरण भी क्या है, असमान पाया जाता है, क्योंकि भारत में जलवायु के आधार पर भी हम देखें तो अलग अलग जलवायु प्रदेश हैं, अलग अलग जलवायु विविधताएँ पाई जाती हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर वनों का जो वितरण है वो भी एक समान नहीं है। और इन वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और ये वन हिमालय, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ी काटकर हम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में इनका काम में लेते हैं। छठा जो प्रमुख बिंदु है वह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व या लाभ।
तो यह बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वन जो है अपना बहुत ही महत्व रखते हैं कि वनों से जलावन लकड़ी ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि कई सारे ऐसे उद्योग हैं जो सीधा इन पर निर्भर हैं। और दूसरी बात, ये जो मरुस्थल है उसके विस्तार को रोकने में वनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और एक तरीके से ये किसी भी देश के वातावरण की गुणवत्ता को दिखाते हैं वन क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो अलग टॉपिक है वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ जो है, यानी कि प्रत्यक्ष महत्व या प्रत्यक्ष लाभ, यानी कि सीधे हमें वनों से क्या लाभ हो रहा है। तो उसमें सीधा लाभ पहला है लकड़ी की प्राप्ति, यानी कि भारतीय वनों से हमें जो सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें अधिकांश जो ईंधन की लकड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं फर्नीचर के लिए, या जो गो गाय वगैरह हैं, यानी कि जो पशु चारण के लिए भी हमें इनसे लकड़ियाँ और कई सारे घास फूस वनस्पति उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनमें हम सागौन, साल, शीशम, अबनूस, चंदन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जो हमें प्राप्त होते हैं किससे, लकड़ियों से, सीधे वनों से। दूसरा जो प्रमुख बिंदु है उसमें है कि यहाँ से हमें कई अन्य सहायक उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जिनमें कई सारी जड़ी बूटियाँ, मोम, लाख, कत्था, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितनी भी मेडिसिनल इंडस्ट्रीज है, स्पेशली जो आयुर्वेदिक जो प्लांट होते हैं, उनका अपने आप में आयुर्वेद में काफ़ी महत्व है, और ये अर्थव्यवस्था में जो चिकित्सीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी अपना योगदान रखती है। दूसरा है उद्योगों की स्थापना एवं उनका विकास। वनों से कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं, और इन कच्चे पदार्थों की पूर्ति के आधार पर ही किसी स्थान पर उद्योग का स्थापना की जाती है, उसका स्थायीकरण किया जाता है, जिनमें कागज़ उद्योग है, रबड़ उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, रंग उद्योग है, ये सब इसी तरीके से पूर्ण रूप से वन संसाधनों पर निर्भर है। चौथा है जानवरों के लिए चारागाह। वन जो है जानवरों के लिए, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए चारागाह प्रदान करते हैं, और इन चारागाहों के महत्व इसलिए हो जाता है कि जितने भी डेयरी उद्योग हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लेदर इंडस्ट्री से कई सारे उद्योग हैं जो सीधे इस पर निर्भर हैं। विशेष करके जो विदेशी जो क्षेत्र है, वहाँ पर विदेशों में अधिकांशतः इसका महत्व है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े क्षेत्र पर दुग्ध उद्योग और मांस प्रसंस्करण का काम चलता है, और इन उद्योगों के आधार पर ही चारागाहों को बड़े क्षेत्र पर विकसित किया जाता है। पांचवा है व्यक्तियों के लिए रोजगार। अब जैसा कि बताया आपको कि कई सारे उद्योग जो हैं वो किस पर निर्भर है, वन संसाधनों पर, और इन उद्योगों पर जो निर्भर जो हैं कई सारे लोग, यानी कई सारे व्यक्ति हैं जिनको ये रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। और छठा जो है राजस्व, यानी सरकार को राजस्व की प्राप्ति, क्योंकि सरकार को वनों का उपयोग करने से राजस्व और रॉयल्टी मिलती है, वो भी करोड़ रुपए में प्राप्त होती है। वर्तमान में इस प्रकार की आय का लगभग 700 करोड़ रुपए वार्षिक है, यह भारत की सालाना आय है। अप्रत्यक्ष महत्व में हम कह सकते हैं, यानी कि सीधा हमें लाभ नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष महत्व इनका बहुत है, जबकि प्रत्यक्ष महत्व की तुलना में अप्रत्यक्ष वनों का महत्व बहुत अधिक है। जिसमें पहला है मिट्टी के कटाव को रोकना, यानी कि वन संसाधन जो है मिट्टी के कटाव को रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, क्योंकि यह मिट्टी की जड़ों को बांध कर पेड़ की जड़ों को बांध कर रखते हैं। और जिन क्षेत्रों में, यानी कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर इनका और भी अधिक महत्व है, और विशेषकर जो मरुस्थलीकरण के जो क्षेत्र हैं, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वन संसाधन है वो मिट्टी के कटाव को रोकने के साथ साथ मरुस्थलीकरण के विस्तार को भी रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और इनसे मिट्टी जो है, यानी भूमि जो है, वो भी काफ़ी उपजाऊ बनती है। दूसरा है बाढ़ नियंत्रण में सहायता। अगर बाढ़ नियंत्रण यानी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर वनों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में वनों की यानी पेड़ों की अधिकता होती है, वह क्षेत्र बाढ़ से काफ़ी हद तक बचाए रह जाते हैं, क्योंकि यह तीव्र बहाव को कम कर देते हैं अपनी अवरोधता के कारण। और जो तीसरा है उसमें जलवायु को सम करने का वाला जो प्रमुख कारण है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में वनों की अधिकता होती है, वहाँ की जलवायु वन गर्म न तो तेज हवाओं को मतलब रोकते हैं, साथ ही न ही अत्यधिक तापमान बढ़ने देते हैं, और इसी प्रकार ठंडी वायु जो है उसको भी ये रोक लेते हैं, यानी कि समशीतोष्ण बनाए रखने में इनका योगदान है किसी भी स्थान की जलवायु को। वर्षा में सहायक, ऐसा माना जाता है कि जो वन होते हैं वो बादलों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी हद तक
जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, उनकी मात्रा बहुत अधिक होती है जहाँ पर वनों की अधिकता होगी। इसलिए अधिक वन वाले क्षेत्र हमेशा अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। पांचवा है भूमि की उर्वरता में वृद्धि। क्योंकि जिन क्षेत्रों में वनों की अधिकता होती है, पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वहाँ पर जो पत्तियाँ होती है पेड़ पौधों की, वह मिट्टी के साथ सड़ गल कर एक पौष्टिक खाद का निर्माण करती है और यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। यानी कि हुमस जो कंटेंट है, हुमस कंटेंट को बढ़ने की वजह से उस क्षेत्र की भूमि की उर्वरता शक्ति स्वतः ही बढ़ जाती है। तो ये भूमि को उपजाऊ बनाने में भी वनों का, पेड़ पौधों का योगदान है। छठा है मानव जीवन की रक्षा करने वाला। क्योंकि उसका कारण ये है कि वन जो होते हैं, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो ऑक्सीजन जो है प्राणदायिनी गैस है विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए। तो जितने ज़्यादा वन होंगे उतनी ही ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी। तो इसीलिए भी यानी मानव जीवन, और कह सकते हैं हम किसी भी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए ये अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। अब बात आती है कि भारत में वन संपदा की समस्याएं क्या क्या हैं। यानी कि वर्तमान में जो भारत में वनों का निरंतर जो मात्रा है या वनों का जो प्रतिशत है दिन ब दिन बढ़ कम होता जा रहा है, तो उसका कारण क्या है। पहला जो कारण है वो है वनों का क्षेत्रफल कम होना। यानी सबसे बड़ी भारतीय वन संपदा की समस्या है कि निरंतर जैसे जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे वनों की जो क्षेत्रफल है, वनों का जो प्रतिशत है, वह तेज़ी से घटता जा रहा है। और ये बिल्कुल भी एक तरीके से शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि इसके भविष्य में काफ़ी भावी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं मानव जाति को। और इसीलिए इस समस्या को देखते हुए 1952 में वन नीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हमें क्या करना है। विद्वानों का कहना है किसी देश में वनों का जो क्षेत्रफल है उस देश के क्षेत्रफल का 1/3 होना चाहिए। यह वन नीति में लक्ष्य निर्धारित किया गया, परंतु आज तक भी इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सका है। दूसरा जो है वनों का असमान वितरण। यानी कि भारत में दूसरी जो बड़ी समस्या वो है कि भारत में जो वनों का वितरण है वो बिल्कुल समरूप या समान रूप में ना होकर बहुत ही असमान है। यानी कि कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो बहुत अधिक सघन है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी वन नहीं है। तो यह जो समस्या है, यह क्षेत्रीय विभिन्नता को और क्षेत्रीय समस्याओं को जन्म देती है। क्योंकि अपने आप में वनों की उपलब्धता, उनके वितरण में असमानता कई सारी समस्याओं को जन्म देती है क्षेत्रीय स्तर पर। क्योंकि इनके वितरण में असमानता के कारण कई सारे जो उद्योग हैं जो इन पर निर्भर हैं, और जो विकास की दर है वो भी इस वितरण में असमानता के कारण असमान विकास की दर हमें देखने को मिलेगी। तीसरा है वनों की कटाई में परंपरागत तकनीक का उपयोग। आज भी भारत में जितने भी वनों की कटाई की जाती है उसमें पुराने तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत अधिक धन खर्च होने के साथ साथ लकड़ी की बर्बादी भी होती है और कई हरे पेड़ भी नष्ट कर दिए जाते हैं। बल्कि आज ज़रूरत ये है कि वर्तमान आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए वनों की कटाई की जानी चाहिए, जिससे मानव की आवश्यकता भी पूर्ति हो और वनों की यानी पेड़ पौधों का नुकसान भी कम से कम हो। तो इसके हेतु कई सारी समस्याओं के समाधान के लिए कई नई नई नीति और कई नई नई समाधान निकाले गए हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। वो है शहरीकरण में वनों की संपत्ति। अब जो शहरीकरण है ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है वन क्षेत्र की क्षेत्रफल में कमी के लिए सबसे बड़ा जो चुनौती बन गई है। क्योंकि शहरीकरण की वजह से निरंतर शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु जनसंख्या की तुलना में वहाँ पर भूमि की उपलब्धता नहीं हो पाती है। इसीलिए जितनी भी वन भूमि है, हरे भरे जो चारागाह क्षेत्र है, उनको किस में बदल दिया गया है, आवासीय भूमि में बदल दिया गया है। वनों को काट कर साफ कर कर आवासीय और निवासीय भूमि में बदल दिया गया है, जिसके कारण निरंतर शहरी क्षेत्रों में वनों की क्षेत्रफल में जो है क्या आ रही है, कमी आ रही है। और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने सड़कों को दोनों किनारों पर वृक्ष लगाने पर भी जोर दिया है, यानी कि ग्रीन बेल्ट को विकसित करने पर जोर दिया है। परंतु यह भी बहुत कम स्तर तक हो पाया है। और शहरीकरण में वनों की संपत्ति की जो समाप्ति के कारण क्या हो रहा है कि प्रदूषण की जो मात्रा है या प्रदूषण का जो स्तर है वह भी शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। पांचवा है वनों की अवैध कटाई।
आज भी हमने सरकारी आधार पर वनों को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें आरक्षित, असुरक्षित और अवर्गीकृत वन। परंतु इन वनों को आरक्षित कर दिए जाने के बावजूद भी, संरक्षण प्रदान करने के बावजूद भी अवैध रूप से इनमें वनों की कटाई की जाती है और हरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है। और अवैध कटाई की वजह से भी निरंतर वन क्षेत्र में क्या आ रही है, कमी होती जा रही है। तो वन संरक्षण के लिए आवश्यक है कि कड़ाई से नियमों का पालन किया जाए और वनों की जो अवैध कटाई है उसको रोका जाए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें वन नीति है कि भारत की वन नीति क्या है। आप लोगों से अलग से पृथक से एक लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय वन नीति क्या है, इसके क्या मतलब मापदंड, क्या प्रावधान है, तो उनको बताइए। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ें। और इसमें जो है, अगर हम बात करें, भारत में जो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार थी उसने 1854 में एक वन नीति को अपनाया था और इसमें वनों की देखरेख के लिए विकास समिति को बढ़ावा दिया था और हर प्रांत में वन विभाग की स्थापना की गई थी 1854 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इसके दो उद्देश्य थे, एक तो राजस्व की प्राप्ति करना और दूसरा वनों का संरक्षण करना। यह नीति स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलती रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इसी नीति को कन्वर्ट कर दिया गया, इसको ही एक नवीन नीति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और क्योंकि उस समय तक नवीन वन नीति की आवश्यकता महसूस की जा चुकी थी, अतः सरकार ने क्या किया, सर्वप्रथम 1950 में केंद्रीय वन नीति यानी केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की और इस बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 31 मई 1954 को, यानी कि ठीक 100 साल बाद, यहाँ 1854 में वन नीति की शुरुआत की गई थी और ठीक इसके 100 साल बाद 1954 को केंद्र सरकार ने वनों के संबंध में एक नवीन नीति की घोषणा की और जिसके प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि कृषि भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए वनों का होना अनिवार्य है। इस वन नीति के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण भाग थे, जिसमें पहला जो है कि वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए, 33% करना अनिवार्य है। दूसरा है वनों को लगाना। तीसरा है वनों को सुरक्षित करना, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करना। चौथा है वनों के संबंध में अनुसंधान करना, यानी कि वन क्षेत्रों के ऊपर रिसर्च होने चाहिए, शोध होने चाहिए ताकि समस्याओं का पता लगाया जा सके और भविष्य में इनके विकास में भी योगदान दिया जा सके। परंतु इस नीति को जो उद्देश्य है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकार असफल रही और अतः सरकार ने 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति की घोषणा की पुनः, जिसके 3 लक्ष्य थे। पहला है पर्यावरणीय स्थिरता, दूसरा जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर को हिफाजत करना, तीसरा लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। तो वर्तमान में जो वन नीति लागू है वो 1988 की वन नीति का अनुसरण करती है, जिसमें पर्यावरण स्थिरता, जीव जंतु और वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर को हिफाजत करना, लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरे करना, ये 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम अगली क्लास में और इसको आगे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि अक्सर जो वन संसाधन पर प्रश्न पूछे जाते हैं वो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं कि वनों की क्या क्या समस्याएं हैं वर्तमान में और वनों को कैसे मतलब वनोन्मूलन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे वनों का संरक्षण किया जा सकता है और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए इनका क्या महत्व है। इस प्रकार के अप्लाइड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, थैंक यू।